स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कहानी कुर्सी की में ब्रेक से पहले हरियाणा की बात हुई, जहां नायब सिंह सैनी साहब को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है पार्टी का। अब वो गवर्नर हाउस जाएंगे, राजभवन जाएंगे, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल उनका एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री और कई और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। एक बार फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, इनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन खबर यह कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक ने मंत्री की शपथ ली नहीं है। खबर इसके अंदर पीछे की यह है कि शायद वो 2 सीट की 2 मंत्री पद मांग रहे थे, उमर अब्दुल्ला 1 मंत्री पद देने के लिए तैयार थे, 1 कैबिनेट बर्थ। दूसरी बात यह है कि एक तो इस पर खटपट हुई, वहां जो उनकी प्रदेश इकाई है कांग्रेस की, वो चाहती थी कि हम सरकार में शामिल हों, लेकिन जब नहीं मामला वहां बैठ रहा था तो उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप ने कहा, और ये हमें पार्टी सोर्सेस से खबर मिली है कि सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि आप लोग वैसे डिजर्व ही नहीं करते सरकार में जाना। आप 6 सीट कुल जीते हैं, इतना खराब प्रदर्शन कभी कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहा है, तो आप सरकार में शामिल ना ही हो ये बेहतर है। बाहर रहिए, जनता के बीच में जाइए और जनता का काम कीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर, इनका नाम है तारिक हमीद कर्रा साहब, ये कह रहे हैं कि चूंकि मोदी जी ने अभी तक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया है कश्मीर का, इसीलिए हम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं और हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाकर इस बात की आवाज उठाते रहेंगे, दबाव बनाएंगे मोदी सरकार के ऊपर, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये कि सुरेंद्र चौधरी ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी ने नौशेरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है और ये बीजेपी छोड़कर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे और बीजेपी से पहले ये पीडीपी में भी रह चुके हैं, तो ये सारी पार्टियां ये भी घूमे हुए हैं। ये उप मुख्यमंत्री होंगे तो जम्मू रीजन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया उमर अब्दुल्ला ने, अच्छी बात है, और एक हिंदू विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया है, ये भी अच्छी बात है। तो पहले कुछ बयान है हमारे पास, कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको दिखा देते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। कर्रा साहब कह रहे हैं भाई लड़ाई बहुत ऊंची है, भाई हम केवल ये सरकार में शामिल होने के लिए थोड़ी आए थे, पहले राज्य का दर्जा बहाल हो उसके बाद देखेंगे सरकार में शामिल होना है कि नहीं होना है। अब देखिए कर्रा साहब को देख के ही लग रहा है बहुत कर्रा झटका लगा है, बहुत जोर का वाला। सोचिए कितना अरमान होता है, और मतलब विशेष करके जब आप किसी राज्य की राजनीति कर रहे हो
तो उसमें ये बड़ी बात होती है कि आप पार्टनर बन जाएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, जो 2 मंत्री हो जाएंगे, 1 मंत्री हो जाएगा, ढेर सारे दूसरे सरकारी कामों में एक बड़ा अमला मिल जाता है, एक विभाग मिल जाते हैं। अब उस सब से हट के आपको फिर लड़ाई लड़नी, 10 साल से तो लड़ाई लड़ रहे तो बल्कि और समय से कांग्रेस के लिए तो वहां संकट ही संकट रहा, अब फिर से लड़ाई लड़नी। और यहां बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला की अपनी राजनीति है। मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला एक तो बड़ा शानदार रणनीतिक फैसला है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने हराया, सुरेंद्र चौधरी, उनको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, तो वो एक बड़ा अच्छा रणनीतिक फैसला है। दूसरा, कांग्रेस सरकार में रहेगी तो केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह की बातचीत संकट में पड़ेगी, बाधा आ जाएगी सामने। अब क्या है, कोई बाधा नहीं है। और अब्दुल्ला परिवार अकेले है तो उसको तो मोदी जी कभी भी, मतलब पुराने दोस्त हैं, वो आपको याद होगा कि एनसी के लोग तो और फारूक अब्दुल्ला साहब भी शायद ये तो कह ही चुके हैं कि वैसे तो हमारे पास निर्दलियों का भी समर्थन है, हमें जरूरत नहीं है किसी पार्टी के सपोर्ट। नहीं, वो कहने का मतलब यही था कि उम्मीद से मत आओ। वो बड़ा साफ साफ था कि उम्मीद करके मत आओ, वैसे आना है तो चले आओ। तो अब कांग्रेस भी उसने नया रास्ता निकाल लिया कि भाई 370 है, अभी पूरा स्टेटस है, तो अब हम उसको, कर्रा साहब जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उनका अपना, लेकिन दर्द बहुत गहरा है। तो आपको लगता है कि शायद उमर अब्दुल्ला ने भी ये दिखाया हो, मतलब डिसइंटरेस्ट दिखाया हो कि भाई तुम लोग नहीं आओ तो बेहतर है? बिल्कुल लगता है। अच्छा। आप अगर जब एलजी के पास वो गए थे तो उस वक्त जब वो अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि सरकार बनाने का दावा हम पेश कर रहे हैं, तो उसमें कहीं से कांग्रेस है या नहीं है उसकी कोई उनको चिंता नहीं थी। और नंबर्स उनके साथ हैं, नंबर्स उनके साथ पूरी तरह से हैं। तो और नंबर साथ रहते हैं तो थोड़ा बीजेपी के साथ तो रिश्ते कुछ बेहतर हो सकते हैं इनके, 100% रिश्ते बेहतर होंगे, सकते हैं नहीं, मेरा मानना होंगे। और ये अच्छा भी है, राज्य के लिए भी अच्छा है। अगर अब्दुल्ला परिवार कम से कम दूसरे जो लोग हैं उनसे तो बेहतर ही है ना। अगर घाटी में कोई और पार्टी है तो उससे बहुत बेहतर है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है जम्मू कश्मीर का, उसमें बहुत ताकतें जो है ले ली गई हैं चीफ मिनिस्टर से, सरकार से, वो अब एलजी के पास हैं। जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे दिल्ली में होता है, आप बिल्कुल दिल्ली मॉडल के साथ तुलना कीजिए, एलजी के पास है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे इख्तियार। इसके अलावा कैबिनेट कोई फैसला करेगी तो वो के लिए भी वो 2 दिन पहले बताएगी एलजी को। हाँ, वही कारण बिल्स के लिए भी, बिल्स के लिए आपको एलजी साहब को पहले बताना पड़ेगा कि हम ये विषय लाना चाहते हैं, उसके बाद एलजी साहब की उस पर जो है वो सहमति लगेगी। कैबिनेट की मीटिंग में एलजी का प्रतिनिधि भी बैठेगा, ये भी है सर। देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, मैं तो इस बात से पहले भी चर्चा करता रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी को एक सिंक वाली पार्टी में समझता हूँ। अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी है, गठबंधन है, साथ है, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये बात कही। 2 बातें उन्होंने की। एक तो उमर अब्दुल्ला साहब ने महत्वपूर्ण बात की, भाई हम जानते हैं कि 370 की वापसी नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा स्टैंड है जिसको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई थी उससे अलग, मतलब उस प्लेटफॉर्म पर आने का। दूसरा, उन्होंने कहा कि केंद्र के, हमें जम्मू कश्मीर का विकास करना है। राहुल जी, प्रियंका जी सब गए थे, खड़गे साहब सब तस्वीर देख के मैंने इसलिए टोक दिया। केंद्र सरकार के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ उनको चलना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा। तीसरी बात, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो एलजी साहब की बड़ी भूमिका रहेगी। आपने जो कहा कि दिल्ली का जैसा ही समझ लीजिए, दिल्ली का जैसा समझ सकते हैं मुख्यमंत्री को छोड़कर। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल साहब थे पहले और अब आतिश जी हैं, केजरीवाल साहब का जो रवैया एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन का था, वो उमर अब्दुल्ला शख्सियत के तौर पर एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन वाले इनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, कम से कम मनोज सिन्हा साहब के साथ, मनोज ऐसा सिन्हा इन्होंने के खुद साथ, अपने इंटरव्यू हाँ, में वो बताया। कहा है, लेकिन फिर भी वो जो एक पोजीशन की बात है ना, एलजी वर्सेस सीएम का जो झगड़ा है वो कितना चलता है। और एलजी साहब का तब मेरे ख्याल से कार्यकाल पूरा हो रहा है या हो जाएगा, तो क्या सरकार उनकी बहाली दोबारा से करेगी, आगे बढ़ाएगी, वो अलग इशू है। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं चिंता की बात सोच रहा हूं कि यदि उनके 6 विधायक हैं, और मुझे जो जानकारी मिली, कांग्रेस की जो स्थानीय लीडरशिप है वो इस सरकार में शामिल होना चाहती है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए संगठन के तौर पर भले की बात है। आगे कितना राजनीतिक बदलाव हो सकता है, मैं कोई आशंका जाहिर नहीं कर रहा। सरकार में शामिल ना होना बेहतरी के लिए नहीं, शामिल होना बेहतर अगर था। होते तो बेहतर हाँ, अब शामिल नहीं है तो उन 6 विधायकों का क्या होगा, क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं आशंका नहीं जाहिर कर रहा, लेकिन एक संभावना बनती है कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, और इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ जाने में थोड़ी आसानी होगी। कांग्रेस वहां रहती, इंडिया ब्लॉक से फॉर्मली बाहर भी आ सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। आज राहुल गांधी हैं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं वहां पर।
लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा ऐसा। जाहिर है। देखिए, पहले तो यह है कि जो विजय जी बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा सिंक में है, ये ठीक भाजपा और जनसंघ के उत्पत्ति के विपरीत बात है। जनसंघ बनने के पीछे एक बड़ा कारण कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और नेहरू की नीति थी। सेंटर में सरकार में रहे तो सुनिए ना, वो दूसरी बात हो जाती है सरकार में। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई पार्टी 1954 के पहले की स्थिति की बात करती है, ठीक से 370 लागू के, तो उसमें सिंक नहीं हो सकता है। लेकिन इस समय चूंकि पिता पुत्र ने एक रणनीति के तहत अपने बयान बदले हैं कि हमको काम करना है, जम्मू कश्मीर में हमको अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करनी है, तो हमको सरकार से सहयोग लेते हुए काम करते हुए और ठीक काम करके फिर से अपनी छवि स्थापित करनी है। हमको एक मौका मिला है और उसमें सरकार को भी कोई समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए सरकार को भी काम करना है। एक चुनी हुई सरकार, उनके ही राष्ट्रपति शासन में एक सरकार चुनी गई है जिसको लोगों ने वोट दिया है, तो बिल्कुल सहयोग करेंगे विकास के सारे मुद्दों पर। लेकिन जो कन्फ्रंटेशन के मुद्दे हैं वो रहेंगे, बीच बीच में उठेंगे। इनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है जिस प्रकार का वोट इनको मिला है। कांग्रेस की तो एक नीति समझ में आती है जी कि जहां भी बीजेपी का स्पर्श हो, चाहे उससे जितनी भी राजनीतिक क्षति उठानी पड़े, उससे अपने को अलग रखो। राहुल गांधी जी की जो नीति मेरी अब इस समय की रणनीति है, तो वो उसकी इसमें एक बड़ी भूमिका लगती है। नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ सॉफ्ट बयान दिए सेंटर को लेकर के, सॉफ्ट बयान दिए, इसीलिए राहुल गांधी ने कदम पीछे खींचे सॉफ्ट होंगे। बयान दिया और वहां था कि भाई ये फाइट करे, INDI के घटक के रूप में केंद्र सरकार के पास फाइट करे। क्योंकि इस समय राहुल गांधी जी को तो क्रांतिकारी बना के लोगों ने सामने खड़ा किया हुआ है कि एक फाइटर है, तो फाइटिंग स्पिरिट में वो सोच रहे होंगे। उमर अब्दुल्ला को व्यवहारिक मालूम है, वो जेल में रह के आए हैं 370 पर, इतने दिनों नजरबंद रहे हैं। स्टेट की सिचुएशन उन्होंने देखी है, उन्होंने ये भी देखा है कि उस परिस्थिति में हमको किसी से मदद नहीं मिली है, अपनी बदौलत हमको काम करनी पड़ी है। ठीक है। तो वो बाकी नेताओं को उन्होंने इनवाइट करके अपना एक विस्तार किया है पॉलिटिक्स का, और उसमें राहुल जी भी गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो ये नीति ली है वो केवल एक उसके सेंटर की पॉलिसी है, और उसमें बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर के अलावा एनसी का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक कॉन्फ्रंटेशन छवि बना। जरा महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। और इसके अलावा अब दोनों माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और अजीत पवार साहब ये दिल्ली आएंगे शाम को, ज्यादा खबर मेरे ख्याल से समीर साहब के पास, वो दिल्ली लौटने वाले हैं आज, आने वाले हैं आज, दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी शाम को 5 बजे आ जाएंगे। आज बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो बीजेपी की सीईसी की बैठक है, बीजेपी की भी बैठक है, और ये अलग से बैठक भी करने वाले हैं क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी सीटों का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, वो दिल्ली के अंदर आज फाइनल होगा कि एकनाथ शिंदे को कितने सीटें दी जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अजीत पवार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर जिन्होंने 20 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए विधानसभा चुनाव के, उनसे बातचीत चल रही है भाई भारतीय जनता पार्टी की, और शायद उन्हें 3 से 4-5 सीटें दी जा सकती है गठबंधन के अंदर। प्रकाश अंबेडकर और बीजेपी का सिंक अभी शब्द चल गया हमारे बीच में, कोई सिंक है? देखिए, दलितों में उनका वोटर तो इसमें खारिज नहीं किया सकता कि प्रकाश अंबेडकर की उपस्थिति तो है। बीजेपी के साथ कोई है, मेल है इनका? ऐसा नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी का रह चुके हैं, वो बिल्कुल गठबंधन में रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार जो चुनाव, जिस तरीके से दलितों से वोट शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरीके का लोकसभा का चुनाव आया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उन्हें लग रहा है कि छोटे दलों को भी जोड़ा जाए जिनका थोड़ा बहुत उपस्थिति हो। तो महादेव जानकर की जो छोटी पार्टी है उसको जोड़ने की बात चल रही है, किसान स्वाभिमानी पक्ष के राजू शेट्टी को जोड़ने की बात चल रही है, अभी प्रकाश अंबेडकर को जोड़ने की बात चल रही है। इसके अलावा मोदी सरकार के इन दलों का कोई रुख पता लगा है? अभी बातचीत चल रही है, अभी लोगों ने ज्यादा सीटें मांगी है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे इनसे बातचीत चल रही है कि कितने सीटें देंगे। उस सीटों पर अगर सहमति बन जाती है तो मुझे लग रहा है कि फिर यह गठबंधन में शामिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दलों को शामिल किया जाए अपने गठबंधन के अंदर, भले उनका 2% ताकत कितनी है सर? जैसे मतलब एक विधानसभा कितना वोट ले लेते होंगे एक विधानसभा? नहीं, प्रकाश अंबेडकर की अच्छी ताकत है। देखिए, वो आप बहुत खुद जीतने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर आपको हराने की स्थिति में हमेशा रह सकते हैं। हर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, अकोला में वो खुद चुनाव लड़ते हैं, अकोला, अमरावती हुआ, विदर्भ में प्रकाश अंबेडकर के एक फॉलोअर रहा है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो अभी जो उनके मंत्री है केंद्र में, रामदास आठवले, वो कोई बहुत बड़े प्रभावशाली नहीं है, लेकिन 4-5 ऐसी विधानसभा है जहां उनके 2000, 2500, 5000 वोटर से, तो पार्टी को लगता है कि भाई दलितों में एक संदेश जाएगा कि दलित पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और अगर 2 सीटें देके हमें अगर सरकार बनाने में सहूलत होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पार्टी अभी इस ऑप्शन पर विचार कर रही है।
अब ये देखना है कि कितने सीटों पर सहमति बन पाती है। एकनाथ शिंदे कितने सीटों पर तैयार होते हैं। अजित पवार को 40 से 50 के बीच में तय हो गया, वो सहमति भी जता दी है। एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो अपने लिए 100-105 सीटों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी सूची भी सौंपी भारतीय जनता पार्टी को। उनका यह कहना है कि अब शिवसेना अलग हो गई है, तो शिवसेना जितने सीटों पर चुनाव लड़ती थी उतने सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि लेकिन तब 2 पार्टनर थे। हाँ, लेकिन अब अजित पवार के कारण वो सीटें कम हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 164-165 सीटों पे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उससे कम पर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 175 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बहुत बेहतर है। तो अभी बातचीत हो गई है, लगभग भूपेंद्र यादव लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, सभी बातचीत हो गई है और आज अमित शाह के साथ जब बैठक होगी तो मुझे लग रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आज फाइनल हो जाएगा। नहीं, सिर्फ मैं एक बात कह रहा था, महाराष्ट्र के संदर्भ में समझना जरूरी है कि दलित मत भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से नहीं मिलते हैं। एससी सीटों पर जो परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में वो भाजपा की बहुत अच्छी नहीं रही है। दूसरे राज्यों में जिस तरह से भाजपा उन सीटों पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करती है वो नहीं कर पाई है। तो ये भी एक वजह है कि भाजपा चाहेगी कि ऐसा कोई गठजोड़ हो जाए, ऐसा कोई संदेश चला जाए कि जो दलित मतदाता हैं अनुसूचित जाति के, उनको अपने परसेप्शन की तरफ। नहीं, मुझे तो ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। 3 मुख्यमंत्रियों की त्रिमूर्ति की जो पिक्चर है ना, 2 मन से मुख्यमंत्री हैं, एक औपचारिक मुख्यमंत्री हैं। तो ये पिक्चर जो है आगे का ट्रेलर कैसा, मतलब ये ट्रेलर है, आगे की फिल्म कैसे मन क्या ही है। एक तो भावी होगा ही, भाभी भी है। देखिए, इसीलिए जो हर्षवर्धन जी कर रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी को जो भाजपा बार बार साथ जोड़ती है ऐसे, वो क्योंकि दलित आंदोलन सबसे एग्रेसिव मूवमेंट अगर है तो महाराष्ट्र में हुआ है और वहां हिंदुत्व को उसके विरुद्ध दलित नेताओं ने लगातार खड़ा किया। अंबेडकर जी नहीं करते थे, उनके बाद बनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यद्यपि दलितों तक पहुंची है, उसको वोट भी मिल रहे हैं, लेकिन वहां का जो आंदोलन है दलितों का, मतलब बौद्ध अहिंसक होते हैं लेकिन वहां की बौद्ध में आक्रामकता है, तो उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए वो दलित नेता के दलित पार्टी के साथ जाने की कोशिश बीजेपी के आरंभ से रही है। अभी भी उनकी कोशिश है कि एक रहे कि इसके अनुसार भी जो वोटें इधर बाएं दाएं जाने वाली हो हमारे पास आ जाए। होगा नहीं होगा अलग बात है। वैसे प्रकाश अंबेडकर सेकुलरिज्म के चेहरा रहे हैं, सेकुलर बोलते रहे, लेकिन बीजेपी के साथ भी रहे हैं और आगे भी समस्या उनको नहीं आएगी, इसलिए मुझे इसमें डाउट नहीं लगता है। लेकिन आज ध्यान रखिए कि सुशील शिंदे को बीजेपी कितना महत्व देती है। आज एक नेता को उसने पूरा जो स्टेट के कार्यकारिणी का सदस्य है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया है, उसको खत्म किया है, क्योंकि उसने शिंदे के खिलाफ बोला था। वो आज की घटना है। हाँ, उसने कहा का क्षेत्र था कि आशीष जायसवाल को टिकट मिलेगा, तो उसमें भी शिंदे साहब का दलित होना ही फैक्टर होगा। तो जो भी है, उसने कहा कि हम आशीष जायसवाल का समर्थन हम नहीं कर सकते हैं, तो पार्टी ने कहा कि यह सहन नहीं किया जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया है तो वो हमारे आपके अंदर जो भी भाव चले, उनके बगल में बैठे हुए लोगों के मन में जो भी भाव हो, पार्टी लीडरशिप सम्मान देकर